हेलो बच्चों, क्या हाल है सबका। आई होप सब बहुत अच्छे हैं। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेट्स। चलिए आज के कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करते हैं। तो आज स्टूडेंट्स बच्चों, आज हम जो हमने लास्ट टॉपिक समझा था दैट न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो हमें बताता है दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वहाँ से हम आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम उस फॉर्मूला को दोबारा से देखना चाहते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू v माइनस u डिवाइडेड बाय टाइम। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं इस टाइम को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं फोर्स के साथ, so I get force into time is equal to mv minus mu. What is this thing mv minus mu? This is change in momentum, change in linear momentum, right? And it is represented as delta. This is the sign of delta. Delta means difference, फाइनल माइनस इनिशियल, एंड साथ में p। चेंज इन मोमेंटम को हम डेल्टा p लिख सकते हैं, राइट। सो दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सो फोर्स इनटू टाइम इज आल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि एक ही इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वाली टर्म्स सेम होती हैं, उनकी नेचर सेम होती है, राइट। इस बात को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लेंथ मेजर की है किसी चीज की, तो उसके यूनिट या तो मीटर होंगे या सेंटीमीटर होंगे या इंचेस होंगे। किलोग्राम में तो लेंथ नहीं हो सकती ना। तो एक इक्वेशन में दोनों तरफ जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। सो राइट साइड पे चेंज इन मोमेंटम वाले यूनिट्स आएंगे, तो लेफ्ट साइड पे भी चेंज इन मोमेंटम की ही क्वांटिटी होगी, राइट। सो फोर्स इनटू टाइम, इस क्वांटिटी को हम कह सकते हैं फोर्स इनटू टाइम इज नोन एज इम्पल्स, ओके, impulse. Now pay much attention. अगर if in some case if mv minus mu is a constant means change in momentum की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉडी है, उसका इनिशियल मोमेंटम था 20 और आपने उस पर फोर्स लगाई, उसका फाइनल मोमेंटम हो गया 30। What is change in momentum? Change in momentum is final minus initial 10, right? Now, अगर मैं इस फोर्स को कम कर दूं बट टाइम को बढ़ा दूं so that change in momentum 10 ही रहे। ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं फोर्स को कम कर दूं टाइम को बढ़ा दूं ताकि चेंज इन मोमेंटम 10 ही रहे, तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू फिक्स हो गई, कांस्टेंट। सो अगर चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब फोर्स इनटू टाइम की वैल्यू भी कांस्टेंट हो गई, राइट। एंड दिस मींस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। दैट मींस अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रही है और आप टाइम इंक्रीज कर दो उस फोर्स का, तो वो फोर्स उस बॉडी पे कम इफेक्ट डालेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ समझते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हम कहां कहां यूज करता हुआ देखते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। फर्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जब एक फील्डर क्रिकेट मैच में बॉल को कैच करता है तो आपने देखा होगा वो बॉल को कैच करते हुए अपना हाथ पीछे की तरफ ले जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वो बहुत सिंपल है। यहाँ पे बॉल बहुत फास्ट आ रही थी, बॉल के पास बहुत ज़्यादा मोमेंटम है, यहाँ पे फील्डर ने अपना हैंड रखा, ठीक है। लेट्स से ये हैंड एक, ठीक है, लेट्स से ये एक हैंड है और फील्डर ने इस हैंड को पीछे जाने दिया बॉल को कैच करके। तो जब वो बॉल को धीरे धीरे पीछे लेके जा रहा है अपने हाथ में, व्हाट इज ही इंक्रीजिंग, वो बॉल को स्लो करने का टाइम इंक्रीज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, अगर आप टाइम इंक्रीज कर दोगे तो फोर्स रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे फोर्स रिड्यूस हो जाएगी, इससे फील्डर के हैंड पे ज्यादा चोट नहीं लगेगी। सो अ फील्डर
withdraws his hand while catching a ball. Right? Now, सेकेंड एप्लीकेशन, हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर शॉक एब्जॉर्बर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। क्यों? देखिए, जो व्हीकल्स में शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, दिस इज द टायर, यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर एक स्प्रिंग रहता है, राइट, जो टायर के साथ कनेक्टेड होता है, और यहाँ पे सीट होती है, राइट, दिस इज द सीट जहाँ पे आप बैठते हो। दिस इज अ वेरी बेसिक फंक्शनल डायग्राम। सो जब कोई पिट आती है, कोई गड्ढा आता है, दिस टायर इट गोज इन दैट पिट, तो उससे जो झटका बनता है, जो फोर्स लगती है, वो फोर्स कहाँ ट्रेवल करेगी? सीट की तरफ, आपकी तरफ। बट ये स्प्रिंग क्या करते हैं? ये स्प्रिंग फोर्स लगने पे कॉम्प्रेस हो जाएगा, एंड व्हेन इट कॉम्प्रेसेस आफ्टरवर्ड इट रिलैक्सेस। स्प्रिंग की मोशन कैसी होती है? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। इससे क्या होगा? स्प्रिंग इस फोर्स को आप तक पहुंचने में टाइम जो है वो इंक्रीज कर देगा, एंड इस वजह से फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि शॉक एब्जॉर्बर्स भी न्यूटन सेकेंड लॉ पे ही काम करते हैं, राइट? Nice. Now, third aspect, let's talk about it. So when we talk about third aspect, we talk about a karate player. Karate player ने जब अपने हैंड से एकदम किसी ब्रिक को या किसी टाइल को ब्रेक करना होता है, तो वो अपने हैंड को बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। ऐसा करने पे वो टाइम कम कर देते हैं, क्योंकि हैंड बहुत तेज़ी से हिट करता है तो टाइम कम हो गया, और टाइम कम होने पे फोर्स बहुत बढ़ जाती है, जिससे कि वो टाइल ब्रेक हो जाती है, वो ब्रिक ब्रेक हो जाती है। सो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर बेस्ड ऑन न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। Now students, let's try a few numericals. शुरू करते हैं। First numerical is, what would be the force required to produce an acceleration of 2 meters per second square on a body of mass 12 kilograms? So first of all, इस क्वेश्चन को विजुलाइज करते हैं। First question, there's a body, let's say there's a body, its mass is 12 किलोग्राम। सो इस बॉडी का मास है 12 kg, राइट? और इस बॉडी को हमने एक्सेलरेशन देनी है 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की। लेट्स से हमने इस बॉडी को इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना है 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ। तो पहले बच्चे बताओ, इस पे फोर्स तो लगानी पड़ेगी, किस डायरेक्शन में लगेगी? आंसर इज, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना है उसी डायरेक्शन में। तो इस बॉडी पे जो फोर्स लगेगी वो भी राइट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, राइट? तभी ये एक्सेलरेट करेगा राइट की तरफ। व्हाट वुड बी इट्स एक्सेलरेशन इफ द फोर्स वाज डबल? दिस इज द सेकंड पार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज 12 किलोग्राम, एक्सेलरेशन इज 2, सो आंसर इज 24 किलोग्राम meters per second square, and the SI unit of force is Newton, so the answer is 24 Newton, right? यहाँ हमने first part calculate कर लिया। Now what would be its acceleration if the force was doubled? अगर force डबल कर दी जाती इस बॉडी की तो इसकी acceleration कितनी होती? देखिए, दो तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। If force is doubled, so new force will be F dash। पुरानी फोर्स 24 है तो पुरानी फोर्स का डबल 2F, 2 इंटू 24 48 न्यूटन हो जाएगी, राइट? तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे नई एक्सेलरेशन को A डैश कह देते हैं, तो न्यू एक्सेलरेशन विल बी फोर्स अपॉन मास। फोर्स इज 48 डिवाइडेड बाय मास इज मास वॉज 12, so 12 fours are 48
मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स अगर आप फोर्स को डबल कर देंगे तो एक्सेलरेशन भी पहले एक्सेलरेशन 2 थी, अब 4 है, डबल हो जाएगी। ये है एक मेथड। दूसरा मेथड ये है ऑल्टरनेट मेथड। Force is equal to mass into acceleration. Now mass is constant. That means force is directly proportional to acceleration. तो अगर फोर्स को डबल करेंगे तो एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगी, राइट? तो आप चाहें तो मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो लॉजिक दे सकते हैं। सो इफ फोर्स इज डबल्ड, एक्सेलरेशन इज डबल्ड, तो न्यू एक्सेलरेशन कितनी बन जाएगी? 2 टाइम्स ओल्ड एक्सेलरेशन, 4 meters per second square. So these are 2 methods. First part is common. सेकेंड पार्ट के लिए आप या तो ये मेथड या फिर ऑल्टरनेट मेथड लगा सकते हैं, राइट? लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया? A cricket ball of mass 70 grams moving with the velocity of 0.5 meters per second is stopped by a player in 0.5 seconds. Okay, let's visualize. This is a cricket ball, right? Its mass is 70 grams and it is moving with the constant velocity 0.5 meters per second. Okay, इसको एक प्लेयर ने रोका 0.5 सेकेंड्स में। सो यहाँ से लेके लेट से प्लेयर ने इसको रोकना शुरू किया, यहाँ पे 0.5 सेकेंड्स का टाइम बीता और यहाँ पे आते आते बॉल, द सेम बॉल, ये रुक गई, इसकी वेलोसिटी हो गई 0 meters per second। रुकने का मतलब रेस्ट पे आ गई। व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर टू स्टॉप द बॉल, एज्यूमिंग फोर्स टू बी कांस्टेंट। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे मास एंड वेलोसिटी की बात हो रही है। सो मास इज 70 ग्राम्स, यहाँ पे भी मास 70 ग्राम्स है। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, इसको u कह देते हैं, एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी, से v कह देते हैं। तो यहाँ पे हम मास एंड वेलोसिटी की टर्म्स में फॉर्मूला लिखेंगे m इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय t। दिस इज द फॉर्मूला। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। मास इज 70 ग्राम्स, उसको हम किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, इंटू वी माइनस यू, 0 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय टाइम इज 0.5, राइट? सो दिस इज, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 7 by 100, दिस माइनस विल कम आउट इंटू 0.5 अपॉन 0.5, सो ये कैंसिल हो गया। सो द आंसर इज माइनस 0.07 न्यूटन्स। एंड माइनस का मतलब ये है नेगेटिव साइन मीन्स इट इज अ रिटार्डिंग फोर्स, और यू कैन से इट इज अ ऑपोजिट फोर्स। जिधर को मोशन हो रही है बॉल की मोशन हो रही थी राइट की तरफ, हमने फोर्स किस तरफ लगाई? प्लेयर ने लेफ्ट की तरफ। तभी ये बॉल रुकेगी ना, तभी स्लो डाउन होगी। सेम डायरेक्शन में होता तो फास्ट हो जाती, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। A force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 10 meters per second square and a mass m2 and acceleration of 20 meters per second square. What acceleration would it give if both the masses were tied together? Okay, let us start this question. So, दो masses हैं. Let's say this is mass m1 and this is mass m2, right? जब मास m1 पे एक फोर्स 5 न्यूटन्स की अप्लाई होती है, लेट्स से इधर को फोर्स लगी 5 न्यूटन्स की, ओके? तो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की, ओके? और जब यही फोर्स 5 न्यूटन्स की सेकेंड मास पे अप्लाई होती है, द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन सेकेंड मास, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की, ओके? वैसे एक आइडिया देते हैं,
आप बताइए दोनों में से कौन सा मास हैवी होगा, कौन सा लाइट। आंसर है सेम फोर्स जिस बॉडी में ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, ओके, वो लाइट होगा, वो हल्का होगा, और जिस बॉडी में कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है वो हैवी होगा। ठीक है, बिकॉज force is equal to mass into acceleration. Mass is a constant, so force is directly proportional to mass. यहाँ पे हम different कर देते हैं, force is a constant, so mass into acceleration becomes constant over here. That means mass inversely proportional to acceleration. तो जहाँ पे ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पे मास लाइट होगा, कम होगा। जहाँ पे कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वहाँ मास ज़्यादा होगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। सो अप्लाइंग फॉर दिस ऑब्जेक्ट, फोर्स है 5 न्यूटन्स की, मास है m1 इंटू एक्सेलरेशन है 10, तो यहाँ से मास आ जाएगा 5/10, 0.5 kg। सो दिस मास इज 0.5 किलोग्राम्स। यहाँ पे देखते हैं 5 फोर्स इज इक्वल टू मास m2 इंटू एक्सेलरेशन 20, तो यहाँ से मास आ जाएगा 5/20, दैट इज 1/4.25 किलोग्राम्स। सो ये मास 500 ग्राम का, ये मास 250 ग्राम का। तो जिस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हुई है वो मास हैवी है, राइट। अब वो क्या कहते हैं कि व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। हम इन दोनों मासेस को इकट्ठे जोड़ देते हैं, इकट्ठे बांध देते हैं। सो दिस इज मास m1 एंड दिस इज मास लेट्स से m2। अब आपने इन दोनों को इकट्ठे जोड़ दिया तो ये टोटल मास कितना हो गया, m1 प्लस m2, एंड दैट इज कितना, 0.5 प्लस 0.25, 0.75 किलोग्राम्स, राइट। अब इन पे हमने कितनी फोर्स लगानी है, वही 5 न्यूटन्स की। तो बताइए इनमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो फोर्स इनमें लगी 5 न्यूटन्स की, लेट्स से इनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ a, हमें a कैलकुलेट करना है। सो फोर्स 5 न्यूटन की, मास है 0.75 किलोग्राम्स इंटू एक्सेलरेशन a, एक्सेलरेशन विल बी 5/0.75, तो इसको हम डेसिमल हटाते हैं 100, राइट। 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 3s are 15, 5 2s are 10, 0 3 6 are 18, 6.67 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अगर आप दोनों मासेस को इकट्ठे टाई कर देते हो।